अखंड भारत के बारे में चर्चा करने के लिए इस सत्र में हम बौद्ध काल के बाद भारत एक अति पर चला गया, जिसको हमने अति अहिंसा का मार्ग कहा। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान, जो कभी संतुलित होकर के इस संसार में खड़ा था, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, लेकिन हमने आगे होकर किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति पर कभी आक्रमण नहीं किया। ये भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम संपूर्ण संसार में अपने आचरण, अपने व्यवहार को आदर्श बना करके प्रत्येक देश में गए और अपने चरित्र के बलबूते पर उस देश के लोगों के हृदय को जीतकर वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रतिस्थापन किया। लेकिन आदर्श और आचरण, चरित्र के साथ साथ हमारे एक हाथ में सामर्थ्य, शक्ति भी थी, जिसके कारण से इस संसार में आसुरी वृत्ति के लोगों का सामना करने के लिए और उनको ठीक करने के लिए हम सदा सफल रहे। और हमने धर्म की स्थापना की, हमने व्यवस्था निर्माण की, हमने पूरे संसार में एक बहुत सुंदर व्यवस्था का निर्माण किया और जगत गुरु के रूप में विश्व ने भारत को स्वीकार किया और भारत का अनुकरण करके पूरा विश्व चला। लेकिन कुछ सद्गुण विकृतियों के कारण हम संसार में खंड खंड होते चले गए और हमारे खंडित होने का परिणाम केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को भोगना पड़ा। क्योंकि भारत के कमजोर होने का मतलब था विश्व में आताताई, आसुरी और अव्यवस्था स्थापित करने वाली शक्तियों का प्रबल हो जाना, और यही रहा। और आज हम जब चर्चा कर रहे हैं अखंड भारत के बारे में, तो 1555 वर्ष पहले तक अखंड भारत की सीमा में अफगानिस्तान, वर्तमान के जो पाकिस्तान, जिसमें सिंध, पंजाब, वायव्य सभी प्रांत सम्मिलित थे, नेपाल, तिब्बत, भूटान, वर्तमान का बांग्लादेश, बर्मा जिसको हम म्यांमार कहते हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, जो अखंड भारत की इसी सीमा के हिस्से थे, इसी की परिधि में आते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते थे सभी भारतीय जनपद। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य अलग अलग होते हुए भी इन संपूर्ण राज्यों का केंद्र एक था, संस्कृति एक थी, व्यवस्था का संचालन का एक नियम था जिसको संपूर्ण राज्य मानते थे। प्राचीन जम्बू द्वीप से लेकर आज का हिंदुस्तान, संपूर्ण क्षेत्र पहले हिंदू संस्कृति से परिपोषित थे, भारत के महान विचार का अनुकरण कर रहे थे, और वह भारत, वह हिंदू संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, चराचर में वही ईश्वर है, जड़ चेतन में वही रहता है
इस तरह का विचार लेकर चलने वाली थी। जहाँ तक प्राचीन भारतवर्ष का संबंध है तो इसकी सीमाएं हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और एक और जहाँ पूर्व में अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर अरब की खाड़ी तक फैली थी, जिसको आज प्राचीन काल में सिंधु सागर भी कहा जाता था। लेकिन समय और संघर्ष के चलते धीरे धीरे आज भारत इंडिया बन गया है। कैसे और क्यों, एक बड़ा सवाल है हम सबके सामने, जिसका उत्तर हमें खोजना पड़ेगा, और आज इसी प्रश्न का उत्तर इस सत्र में हम प्राप्त करने वाले हैं। किस तरह से महान वैभवशाली भारत, जो दुनिया का नेतृत्व करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने वाला देश बना था, जगत गुरु के पद पर विराजमान था, वह भारत खंडित कैसे हो गया। आज मैं ऐसे बड़े 11 आक्रमणों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिन आक्रमणों ने भारत को खंड खंड कर दिया, और उसी का परिणाम था पूरे विश्व में अशांति का चारों तरफ साम्राज्य स्थापित हो जाना। और उन 11 आक्रमणों में सबसे पहला आक्रमण फारसी तथा यूनानियों का आक्रमण था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों को फारस और यूनान के हमेशा आक्रमणों से सामना करना पड़ा। पहले यहाँ कंबोज, केकई, गांधार नामक छोटे बड़े राज्य थे। अरे हमें अच्छी तरह से मालूम है, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, वो पहले गांधार प्रदेश था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहीं की रहने वाली थी। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें तो संपूर्ण अफगानिस्तान, जो प्राचीन काल में उपगणस्तान के रूप में हमें महाभारत में, पुराणों में इसका नाम उपलब्ध होता है, और ईरान के समुद्रवर्ती कुछ हिस्से थे। ईरान अर्थात आर्यान प्रदेश कहलाता था। यहाँ हिंदू कुश नामक की एक पहाड़ी है, जिसका नाम हमने सुना होगा, जिसके उस पार काजाकिस्तान, रूस और चीन की तरफ हम जा सकते हैं। चीन की सीमाएं लगती है। ईसा के 700 साल पूर्व तक ये स्थान महान भारतीय संस्कृति का केंद्र था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत और अनेक ग्रंथों में मैंने पहले ही बताया उल्लेख मिलता है। महाभारत में कंबोज और गांधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कंबोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन का नाम हमने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। भारत पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ 328 ईसा पूर्व, तब वहां फारस के हकामनी शाह ने कब्जा कर रखा था। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर बाद में सासानी एक शासक था, उसका शासन आया। इस तरह हकामनी ईरानी वंश के लोगों से सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले लोग थे। हालांकि ये सब कहा जाता है आर्यों के या हिंदुओं के ही वंशज थे। हम जानते हैं 326 ईसा पूर्व एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरुष का युद्ध। भारत पर वैसे तो अनेक छोटे बड़े आक्रमण होते रहे, लेकिन धीरे धीरे इन आक्रमणों से भारत की जो पश्चिमी सीमा थी वो कमजोर होने लगी थी, और इसी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर और राजा पोरुष के इस युद्ध में पोरुष की जीत हुई थी। सिकंदर को लौटना पड़ा, और हम जानते हैं उसके बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। लेकिन इस युद्ध से
विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि भारत पर पड़ना शुरू हो गई। और दूसरा आक्रमण जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे वो था 7वीं शताब्दी में खलीफाओं का आक्रमण। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। पहले 4 खलीफाओं में जो प्रमुख 4 खलीफा थे वो हजरत मोहम्मद से अपने रिश्तों के कारण खिलाफत हासिल की थी उनमें से उम्मयदों और अब्बासियों के काल में इस्लाम का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। अब्बासियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की। ईरान के पारसियों को या तो इस्लाम ग्रहण करना पड़ा या फिर से भागकर सिंध में आ गए। जब सिंध में भी आक्रमण बढ़ने लगे तो वे गुजरात में बस गए। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध पर कहीं आक्रमण किए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 सालों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर प्रकृति का इंसान था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया पर मीर कासिम की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया। ये घटना हमने सुनी होगी। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर जो 679 ईस्वी में वहाँ के राजा बने थे और उनकी पत्नियों ने और उनकी पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। सिंध के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और सुनने पर पीड़ा देने वाली और प्रेरणा देने वाली भी है। आज सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है, जिस सिंध में भारत की महान सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के उन दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ दुर्भाग्य से उस समय के किसी शासक ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। और हम जानते हैं इसी आक्रमण ने पहली बार सिंध की डेमोग्राफी अर्थात जनसांख्यिकीय परिवर्तन को आरंभ कर दिया था और आगे चलकर इसी कारण से सिंध भारत से अलग हुआ। भारत के खंड खंड होते हुए इन स्थितियों का अध्ययन हमें गहराई से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की पीढ़ी को इसका ज्ञान हुए बिना भारत को फिर से अखंड करने की वो भूख, वो जिज्ञासा, वो तड़फन हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती। तीसरे आक्रमण की चर्चा करना चाहूंगा जो 997 से लेकर 1030 तक होता रहा। हम जानते हैं अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासन, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेश के अनुसार भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, छोटे छोटे आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के 17 बार आक्रमण किए। गजनी के इस सुल्तान ने, इस मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर चढ़ाई की थी। मथुरा पर 9 बार आक्रमण किया था।
उसका सबसे बड़ा आक्रमण हम जानते हैं 1026 ईस्वी में हुआ था, जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। गुजरात के काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का वो प्राचीन मंदिर था, जिसकी प्रसिद्धि उस समय पूरे विश्व में थी। उसकी कलाकृतियां विश्व को अचंभित करती थी। गजनवी के आक्रमणों से विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान से लगती पश्चिमी सीमाओं पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन होने लग गया था और अति सहिष्णुता और अति अहिंसा का परिणाम था कि कुछ लोग लड़ते थे, बाकी समाज चुपचाप देखता रहता था। इसी का परिणाम था मुट्ठी भर लोगों ने भारत के उस हिस्से पर अपना शासन स्थापित ही नहीं किया, जनसांख्यिकीय संतुलन भी बिगाड़ा। इसी कड़ी में चौथा आक्रमण, जिसने अखंड भारत को खंड खंड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी चर्चा करना जरूरी है। वह था मोहम्मद गोरी का आक्रमण, शहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी, या जिसको शहाबुद्दीन गोरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत पर आक्रमण कर उसने सबसे अधिक कत्लेआम की और लूटपाट मचाई। गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। इसके बाद 1179 से लेकर 86 तक के बीच में उसने पंजाब पर अनेक आक्रमण करते हुए उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में शालकोट को अपने कब्जे में लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और लौटना पड़ा। उसने कई बार क्षमा याचनाएं की और बार बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको क्षमा किया, लेकिन बाद में हम जानते हैं कि 1192 ईस्वी में जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने धोखे से और पहली बार पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसको बंदी बना लिया। वीर सावरकर ने, जो पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी को बार बार क्षमा किया था, इसको एक नाम दिया है सद्गुण विकृति। क्षमा करना सद्गुण है, लेकिन सांपों को बार बार क्षमा करना ये हमारी सद्गुण में आई हुई विकृति है। इसी सद्गुण विकृति के कारण से हमने भारत भूमि को खोया, उसके कई हिस्सों को हमने खोया। इसी का परिणाम था। हम जानते हैं उस समय हमने हमारी महत्वाकांक्षाएं, लोभ, लालच इतने बढ़ा लिए थे और गद्दारी करने लगे थे उसमें पृथ्वीराज चौहान से। जो जयचंद ने गद्दारी की थी, उसी का परिणाम था कि हिंदुस्तान में एक नया मानचित्र खड़ा हो गया। शायद पृथ्वीराज चौहान अगर पराजित नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान में जो आज स्थितियां दिखाई पड़ रही है वो कभी हमें देखने को नहीं मिलती। और इस आक्रमण के बाद इन आक्रमणकारियों ने भारत की नब्ज को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वो जान गए थे यहाँ के लोगों की मनस्थिति को, मानसिकता को, यहाँ के राजाओं के या परस्पर संबंधों को, और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे इस आक्रमण के बाद पूरे भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संतुलन, डेमोग्राफी बिगड़ना शुरू हो गई थी।
मैं चर्चा करना चाहूँगा 5वें आक्रमण का। हमने नाम सुना होगा तैमूर लंग का। तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। 1339 ईस्वी में वह समरकंद का शासक भी बन गया। उसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले में वह चंगेज खान की तरह ही था। कहते हैं कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। हम जानते हैं, हमने सुना भी होगा, दिल्ली में वह 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया था। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वो समरकंद वापस लौट गया और कहा जाता है तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो क्षोभ पैदा हुआ इस समाज के अंदर, जो समाज चिट्टियों को दाना खिलाता, पक्षियों की चिंता करता, वो समाज इतना कायर हो गया कि हजारों की संख्या में होते हुए भी वो लोग केवल अपनी गर्दनें कटाते रहे, लेकिन तैमूर लंग का सामना नहीं किया। और उसी भय और खौफ के कारण से उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत में डेमोग्राफी को बिगाड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और छठा आक्रमण जिसका स्मरण जरूरी है वो था बाबर का आक्रमण। बाबर के ही कारण बहुत लंबे समय तक अनेक विवाद हिंदुस्तान में चलते रहे हैं। एक विवाद तो 500 वर्षों के बाद अभी जाकर के खत्म हुआ है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का वो विवाद। बाबर ने जानबूझ करके हिंदुओं को उस समय अपमानित करने के लिए और उन सभी जो मानदंड हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान थे उनको केंद्र बना करके उनको ध्वंस करने का प्रयास किया। बाबर कोई सच्चा मुसलमान नहीं था, एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूटों को अंजाम दिया। बाबर ने अपना जो विजय पत्र है उसमें अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाले की उपाधि दी है। इस भयंकर संघर्ष से बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। गाजी का अर्थ हम जानते होंगे। गाजी उसको कहा जाता है जो काफिरों का कत्ल कर रहे। और उस समय बाबर ने अमानुषिक ढंग से तथा क्रूरता पूर्वक हिंदुओं का ही नरसंहार नहीं किया, बल्कि अनेक अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। बाबर की आज्ञा से ही मीर माकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट करके वहां एक मस्जिद, एक ढांचा खड़ा कर दिया था। इसी भांति ग्वालियर के निकट उर्वा में अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था, जो आज भी खंडर के रूप में खड़े हैं। अकबर के काल में हमने देखा उसके बाद अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान बन गया था। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने उस समय भारत के उस साम्राज्य को संभाला था। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर था औरंगजेब। और हम जानते हैं औरंगजेब का जब जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। उसके बाद 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह जो थे 39 में मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि की थी और अफगानिस्तान उसे सौंप दिया।
मुगल काल में उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने लगा था। इनके 300 वर्षों के शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम एवं धर्मांतरण किया गया। परिणाम स्वरूप अनेक छोटी छोटी इस्लामिक रियासतें खड़ी हो गई। सिंध, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, अनेक अनेक ऐसी रियासतें थी। बाद में हम जानते हैं इन्हीं रियासतों ने भारत से अलग होने की मांग की थी। एक नए इस्लामिक राष्ट्र की मांग की गई थी और इन आक्रमणों ने जो भारत में बहुत कुछ खंड खंड होने की भूमिका तैयार कर दी थी। हम जानते हैं बाद में बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जहांगीर ने अंग्रेजों को भी शामिल किया था, अंग्रेजों को आने दिया था और अंग्रेज सोची समझी रणनीति के तहत भारत में व्यापार करने आए थे और अंग्रेजों को हम जानते हैं व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। और इस समय जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से 1750 तक भारत के अधिकांश रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। भारत की अनेक रियासतें अंग्रेज और उनकी गुलाम बनकर के केवल आज्ञाकारी बनकर के उनके लिए कर संग्रह, धन संग्रह करने का काम करती थी। और हम जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। युद्ध तो क्या कह सकते हैं, मुट्ठी भर सैनिक थे क्लाइव के पास। लगभग कहा जाता है 300 साढ़े 300 सैनिक थे और उधर 18,000 सैनिक थे। इस युद्ध से ही भारत की दास्ता की कहानी शुरू हो गई थी। भारत में ब्रिटेन का 2 तरह का राज उस समय चल पड़ा था, पहला कंपनी का और दूसरा ताज का राज। 1857 से शुरू हुआ ताज का राज 1947 में खत्म हुआ। इससे पहले 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। इतिहासकार भी मानते हैं 200 वर्षों के ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में भारत विभाजन की बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार कर दी थी। विशेष तौर से 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के बाद अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अगर हिंदुस्तान में इन सभी क्षेत्रों को जाति पंथ के लोगों को आपस में नहीं लड़ाया तो यही लोग हम सबको नोच नोच करके ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए 1857 के बाद 1876 में अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से अफगानिस्तान को भारत से अलग किया। 1904 में उन्होंने नेपाल को अलग देश की मान्यता दी। 1906 में भूटान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो 1914 में तिब्बत को भी भारत से अलग राष्ट्र घोषित कर दिया। 1935 में श्रीलंका को भारत से अलग किया। 1937 में ब्रह्मा को अलग देश की मान्यता दी और इसी तरह से उसी कालावधि में इंडोनेशिया और मलेशिया भी एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गए। और अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से 1905 में बंग भंग के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा करके भारत में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया और सफल भी हुए। 1857 की क्रांति में जो हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और अंग्रेज जान गए थे इन दोनों को अलग किए बिना हमारा शासन हिंदुस्तान में नहीं चल सकता और आखिरकार अंग्रेज सफल हो गए। 1947 में जाते जाते हिंदुस्तान मेरी भारत माँ की 2 भुजाएं काट करके चले गए। पश्चिमी पाकिस्तान उस समय और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अंग्रेजों की इस रणनीति का शिकार
ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया। अनेक महत्वाकांक्षी लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया और वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी सत्ता और सिंहासन और कुर्सी के लिए देश को विभाजित करने के लिए भी तैयार हो गए। जब 14 अगस्त 1947 को बड़े खून खराबे के साथ भारत माता का विभाजन हुआ था, और उस विभाजन के बाद ये पूरा क्षेत्र आज तक उसी दुश्मनी के साथ युद्धरत है, और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा होता चला गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने पाकिस्तान के माध्यम से कश्मीरियों को भड़काना शुरू किया और कश्मीर पर हमला भी किया था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया था और विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। और उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसकी मंजूरी भी दे दी, और विलय पत्र का खाका वैसा का वैसा था जिसका भारत में विलय हुए अन्य सैकड़ों रजवाड़ों के साथ भी वैसा ही हुआ था। न कोई इसमें शर्त थी, नहीं रियासत के लिए विशेष कोई दर्जे की मांग की गई थी। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका जिसको आजकल पीओके कहते हैं, वो भी भारत का हिस्सा बन गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर में आग लगाई, जिहाद के नाम पर वहां के लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया, जो आज तक भी जारी है। तत्कालीन भारतीय राजनेताओं की कमजोरी के कारण से 1948 में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो जिसको आजकल हम पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो आज भी भारत के लिए नासूर बना हुआ है। लेकिन इन युद्धों की कड़ी में एक युद्ध को हमें और समझना याद करना पड़ेगा, जो नवा आक्रमण क्या था भारत के ऊपर किया गया। चीन सेना ने उस समय भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। कुछ दिन तक युद्ध के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती चली गई। चाओ एन लाई उस समय के जो वहां का शासक था, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में समझौता हुआ। चीन दुष्टता पूर्ण व्यवहार से युक्त था, विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहा था। एक तरफ हम बड़े मुगालते में आ गए थे, हिंदी चिन्नी भाई भाई के नारे में फंस गए, और भारत को अपनी 38,000 वर्ग किलोमीटर को छोड़ना पड़ा था उस समय 1962 में। और हम जानते हैं बाद में भारत सरकार ने एक जांच बिठाई थी उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन बुश और ब्रिगेडियर पीएस भगत के नेतृत्व में, और पूरी मामले की जांच करने के बाद बड़े हिम्मत वाले लोग थे दोनों, और जिस सरकार ने जांच बिछाई उसी समय उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस हार के लिए इन दोनों ने जिम्मेदार ठहराया था। अति सहिष्णुता की नीति थी हमारी, जिसके कारण से हमें बहुत बड़ा क्षेत्र खोना पड़ा और भारत मां फिर और सिकुड़ती चली गई। फिर 10वें आक्रमण की चर्चा करना चाहेंगे। 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल से 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हम जानते हैं उस समय के शासक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हुंकार के कारण से पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान की हार हुई, हार से तिल मिलाई पाकिस्तान ने भारत में, पूरे भारत में नफरत फैलाने का बहुत बड़ा अभियान चलाया और पूरी की पूरी अपनी राजनीति को कश्मीर आधारित बना दिया। और हम जानते हैं उसके बाद 11वां आक्रमण 1971 में हुआ था। हमने आगे होकर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने 1971 में फिर दुष्टता की और आक्रमण किया। उसका परिणाम भोगना पड़ा।
और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साहसिक नेतृत्व के कारण से पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। पूरा भारत खड़ा था एक साथ उस समय, और बहुत बड़ी संख्या में 90,000 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान ने तैयारी करके फिर से बचे हुए कश्मीर को कब्जाने का प्रयास शुरू कर दिया। 1971 तक 88 तक पाकिस्तान की सेना और उनके वहाँ के कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे, ये भी हम जानते हैं। अब पाकिस्तान, ISI और हम सब ने मिलकर के भारत के साथ एक नई छद्म युद्ध प्रणाली का आविष्कार किया और एक नई नीति बनाई, विश्वासघात करो, ऊपर से बातचीत करते रहो, अंदर ही अंदर तैयारी करके भारत को खोखला करते रहो। और दूसरी नीति अपनाई, भारत के मुसलमानों को भड़काना शुरू करो इस्लाम के नाम पर, और जगह जगह प्रशिक्षित मौलवियों के माध्यम से, प्रशिक्षित आतंकवादियों के माध्यम से जिहाद का नारा दे करके और विभिन्न प्रकार के लोभ लालच दे करके अपने तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। और उसमें यहां हम जानते हैं पंजाब में सिखों तक को खालिस्तान नया देश बनाने का सपना दिखा करके उनको भी भड़का करके एक बहुत बड़ा आतंकवाद का माहौल पंजाब में भी खड़ा कर दिया। फिर भी हमारी धारणा ये बनी रही हिंदुस्तान की मूल भावना सहिष्णुता की, अहिंसा की, बातचीत की, और पाकिस्तान हमारी उस समय की अनेक सरकारों को इस खेल में उलझाता चला गया। और पाकिस्तान का छद्म युद्ध और विश्वासघात चलता रहा। फरवरी उसी 1999 में जानते हैं हम, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश लेकर और एक लाहौर तक बस यात्रा करके गए थे। फरवरी 1999 में गए और इसी विश्वासघाती पाकिस्तान ने मई 1999 में कारगिल में घुसपैठ करा दी। जुलाई 2000 में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ, वाजपेयी और उस समय का मुशर्रफ जो वहां का शासक था, दिसंबर 2001 में बातचीत करने के बाद दिल्ली में संसद पर आक्रमण करा दिया। 2003 में सीज फायर नहीं तोड़ेंगे ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान में। 2008 में मुंबई में हमला करवा दिया और 2013 में तो भारतीय सैनिकों के सिर कटवा दिए। 25 दिसंबर 2015 में याद है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर लाहौर चले गए थे, केवल एक छोटी सी सूचना पर। लेकिन कुछ दिनों बाद पंजाब की पठानकोट पर एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया। लेकिन हम जानते हैं अब कुछ 3-4 सालों से भारत ने पहली बार पाकिस्तान की इस चाल को समझ करके रक्षात्मक रणनीति को बदलते हुए आक्रामक नीति को अपनाया है। और जब पाकिस्तान ने छोटे छोटे आतंकवादी हमले किए तो भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान पहली बार समझने लगा है कि उसे जवाब दिया जा सकता है। और सबसे अधिक चोट पाकिस्तान को 5 अगस्त 2019 को पहुंची। वो धारा 370 और वो 35 ये जिसकी आड़ लेकर के पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को निरंतर बढ़ाता चला जा रहा था, क्योंकि भारत के अनेक कानून उस समय वहां लागू नहीं होते। लेकिन धारा 370 खत्म करके हिंदुस्तान ने अखंड भारत की ओर फिर से एक कदम बढ़ाया है और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में भारत को खंड खंड करने के कई अभियान चल रहे हैं। भारत में तो इस समय टुकड़े टुकड़े गैंग भी काम कर रही है। इस तरह के अनेक लोग, अनेक तरह की साजिशें हिंदुस्तान में चल रही है भारत को
कि लोगों को बहुत सजग होने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य भारत को अखंड करना क्यों है, आगे चर्चाएं करेंगे, और भारत को तोड़ने के लिए और क्या प्रयास चल रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, ताकि हम जागरूक होकर के और पूरे विषय को समझ करके भारत को अखंड कैसे बनाया जा सकता है, इस ओर बढ़ेंगे। शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। भारत माता की जय।